प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय सत्यपाल सियाग के अंदर 10+2 क्लास का कोर्स आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे पास स्टार्ट होता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर डी, जिसका नाम है कैपेसिटेंस। इसके अंदर हम कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है रूटीन लाइफ के अंदर, आपने देखा होगा एक चीज़ को कि जी हमारे घरों में जनरली पानी वाली मोटर होती है या चक्की वाली मोटर या पंखे होते हैं, तो इनमें ये बोलते हैं कि इसका सेल डाउन हो गया, इस वजह से प्रॉपरली काम नहीं करता, तो इसके सेल को बदलना पड़ेगा। एक्चुअली में प्यारे बच्चों, वो सेल नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है। और काम क्या करता है वो कैपेसिटर, ये हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। और यहाँ पे दो प्रकार की ग्रुपिंग पढ़ी जाएगी जी कैपेसिटर की, जिसका नाम रहेगा सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग। फॉर योर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनके अंदर फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ से न्यूमेरिकल पेपर के अंदर ज़रूर पूछा जाता है जी। तो ये जो लेक्चर रहेगा बेटा, ये आपके कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ पे डी चैप्टर। देखिए भाई बच्चों, कैसे करोगे। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आता है टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने हमारे चारों तरफ नेचर के अंदर मटेरियल पड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग इनकी कितनी कैटेगरी बनाई जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरी के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे आती है जी कंडक्टर्स, जिनको हिंदी के अंदर सुचालक बोलते होते बेटे। सेकंड हमारे पास आते हैं जी इंसुलेटर, या जिसका दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक्स। इनको बेटे कुचालक बोलते हैं जी हिंदी मीडियम के अंदर। और थर्ड होते हैं प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर्स, जिनको हिंदी के अंदर अर्ध सुचालक का नाम दिया जाता है जी। तो 3 कैटेगरी यहाँ पे बनाई जाती है। सबसे पहले कंडक्टर, हिंदी मीडियम वाले इसको सुचालक बोलते हैं। दूसरी इंसुलेटर, जिसको सेकंड नेम डाइलेक्ट्रिक दिया जाता है और हिंदी मीडियम के अंदर इसको कुचालक बोला जाता है। और तीसरे होते प्यारे बच्चों हमारे पास सेमीकंडक्टर्स, जिनको अर्ध सुचालक हिंदी के अंदर हम बोलते हैं। तो कंडक्टर की बात करते हैं। दीज आर द मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास वेरी इजीली। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली पास कर जाता है, या यूं कई दूसरे शब्दों में कि करंट के फ्लो का अपोजिशन नेग्लिजिबल होता है। जो करंट के फ्लो का अपोजिशन यानी विरोध होगा बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा और करंट इजीली इनमें से पास कर जाएगा, तो ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर का नाम दिया जाता है। जितनी भी मेटल्स होती हैं, जितनी भी मेटल्स धातुएं हैं, वो सारी के सारी कंडक्टर का काम करती हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास हैं, और वो क्या क्या लिख सकते हो आप। आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड एटसेट्रा। इस प्रकार के जितने भी मेटल्स आप लिखेंगे तो वो सारे इसके एग्जाम्पल ही होंगे। केवल मरकरी को छोड़ के बाकी सारी की सारी हमारे पास जो मेटल्स होती है वो सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट करती हैं अर्थ के सरफेस पे। केवल मरकरी जो है, ओनली मरकरी इज इन द लिक्विड स्टेट। और जितनी भी मेटल्स होती हैं वो हमारे पास कंडक्टर का काम करती हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटे, और करंट के फ्लो के लिए हमारे को फ्री चार्ज पार्टिकल चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी वजह से करंट इनमें से इजीली पास कर जाता है, तो इसलिए ऐसे मटेरियल्स को हम कंडक्टर बोलते हैं जी। सेकंड आता है इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक्स। इसके बिल्कुल अपोजिट ऐसे मटेरियल जिनमें से करंट पास नहीं कर सकता, दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कांट पास नहीं कर सकता, तो ऐसे मटेरियल्स को हम इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक्स का नाम देते हैं। रूटीन लाइफ के अंदर हमारे को जो देखने को मिलता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, रबर इंसुलेटर है, ग्लास कांच ये भी एक इंसुलेटर है। बात अगर की जाए प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, वुड ये भी
एयर, फ्री स्पेस, वैक्यूम, थर्मोकोल एटसेट्रा। ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकता, तो बेटे इनको इंसुलेटर का नाम दिया जाएगा। थर्ड आते हैं सेमीकंडक्टर। ऐसे मटेरियल जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होती है बट इंसुलेटर से ज़्यादा हो, यानी वो हमारे पास ऐसी कंडक्टिविटी रखें अपने अंदर कि कंडक्टर से तो कम है बट इंसुलेटर से ज़्यादा है, तो ऐसे मटेरियल्स को सेमीकंडक्टर बोलते हैं। देख सकते हैं सेमी प्लस कंडक्टर, कंडक्टिविटी कंडक्टर से तो कम होगी इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बट इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, तो ऐसे मटेरियल को सेमीकंडक्टर्स का नाम दिया जाता है। और एक पूरी की पूरी ब्रांच है जो सेमीकंडक्टर की स्टडी के साथ डील करती है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। 10+2 क्लास की 9th यूनिट में पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। थोड़ी बहुत जानकारी आप इसकी 10+2 क्लास की सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के अंदर भी लेते हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। लेकिन थोड़ी सी बात अपने को पता होनी चाहिए, नेचर के अंदर प्योर फॉर्म में केवल 2 ही सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं, ओनली 2। वो क्या है? जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 14 है जी, और एक सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 32 है। सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। एक तो सिलिकॉन जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है और दूसरा जर्मेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 32 होता है। ये 2 ही ऐसे मटेरियल हैं जो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पे और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। कार्बन फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी जाती है तो कार्बन फैमिली में क्या होता है बेटे? कहे सीता जी सुनो प्रभु, सुनो प्रभु, तो ये कार्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं और यही हमारे पास सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बाकी जितने भी सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं वो इनके अंदर बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करके तैयार किए जाते हैं, और बाहर से यदि प्योर कंडक्टर के अंदर प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो प्रोसेस डोपिंग बोली जाती है। बेटा पूरी स्टडी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे जो फोकस रहेगा वो फोकस केवल कंडक्टर्स पे रहेगा इस चैप्टर के अंदर, कि कंडक्टर्स क्या होते हैं पढ़ लिए, एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। आगे आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। भाई कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या रहती हैं, क्या क्या इनके गुण होते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवा। तो नेक्स्ट टारगेट के अंदर बढ़ते हुए इनकी प्रॉपर्टीज़ आती है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडक्टर। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है। ऐसा किस लिए? देखिए बेटा, सपोज ये मेटल की शीट है, आर्बिट्रेरी शीट आप ले लीजिए। मेटल की शीट यानी कंडक्टिंग शीट, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है। सपोज हमने बाहर से इस शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इस डायरेक्शन से, ये फील्ड हमने इसके अंदर अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इस तरफ अप्लाई कर देंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं उनको ये अट्रैक्ट करेगा, मीन्स उन पे फोर्स लगाएगा। और किस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा बच्चों? दैट इज इन द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को ये फोर्स लगा के इस तरफ खींचेगा, मीन्स जो मेटल शीट का ये सिरा है, ये फेस है, इस पे वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो इसके अपोजिट फेस है दैट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जी 2 शीट बन गई हमारे पास, 2 शीट कह सकते हैं बन गई, क्योंकि ये फेस एक नेगेटिवली चार्ज शीट का काम करता है और ये फेस क्या करता है प्यारे बच्चों? एक पॉजिटिवली चार्ज शीट का काम करता है। तो अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और किस तरफ होगा? इस पॉजिटिव
फेस से नेगेटिव फेस की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेट हुआ उसको क्या मान लिया बेटे, ई आई। और आप ये पाओगे मेटल के अंदर जितना हमने बाहर से अप्लाई किया था वो इस तरफ था, ये क्या है, इंड्यूस हुआ है। तो आप ये पाओगे कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है, E इज इक्वल टू ई आई ऑन ए मेटल। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल, न्यूमेरिकली इक्वल टू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है। तब यहाँ पे दो वेक्टर, एक इस तरफ एक इस तरफ, बराबर स्ट्रेंथ के, तो नेट यदि उनका रिजल्टेंट निकाले तो वो जीरो ही आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा, नेट दैट इज जीरो, वो जीरो है। तो इसलिए कभी भी हमारे पास कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होता, और चाहे कंडक्टर सॉलिड हो या होलो हो, जितना भी आप चार्ज उसको देंगे वो चार्ज कहाँ पे होगा बेटा, उसके सरफेस के ऊपर आएगा। यही दूसरी प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर resides on its surface। चाहे कंडक्टर सॉलिड ही क्यों ना हो, जितना भी आप चार्ज उसको देंगे वो सारा का सारा उसके सरफेस के ऊपर रहेगा हमेशा। ये प्रॉपर्टी क्यों, कैसे आई, हमें कैसे पता चला? पहली प्रॉपर्टी की हेल्प लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ने कहा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तब गाउस थ्योरम कहती है क्या, ये बात, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस ओवर ए सरफेस एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर क्यू इज द चार्ज इनक्लोज्ड इन द गिवन सरफेस। अब इस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टर के अंदर लगाते हैं। कंडक्टर के अंदर यदि ये लगाई जाए तो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्यारे बच्चों, जीरो। दिस इज जीरो, ये जीरो आएगा टोटल। दैट इंप्लाइज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज जीरो, ये जीरो रहेगा। अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो आ जाएगा, दैट इंप्लाइज क्या होगा प्यारे बच्चों, क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो मीन्स नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। जितना भी चार्ज आप देंगे वो अंदर नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा, उसके सरफेस पे होगा। इस तरीके से, जैसे सॉलिड कंडक्टर है, यदि आप इसको चार्ज देते अंदर नहीं जाएगा, वो यहाँ नहीं होगा, वो कहाँ होगा, सारा का सारा सरफेस पे होगा इसके, ऐसे होगा भी बच्चों। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात की जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज नॉट जीरो, इज नॉट जीरो, इट हैव सम वैल्यू विच इज कांस्टेंट। क्या? जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनसाइड द कंडक्टर दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ वैल्यू तो होगी उसकी, और साथ में वैल्यू क्या रहेगी बेटे, कांस्टेंट रहेगी। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, कैसे समझें? जैसे ये कंडक्टर है, चार्ज आपने दे दिया इसको, तो चार्ज अगर देंगे तो वो कहाँ पे होगा बेटा, इसके सरफेस पे। सपोज मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, दैट रिजाइड्स ऑन इट्स सरफेस। अंदर चार्ज भी जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो, बट V जो है ना पोटेंशियल, दैट इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है। कैसे पता चलेगा इस बात का? प्रूव करेंगे अब हम, फिर देखना। हम एक रिलेशन पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। लास्ट लेक्चर आपको देखना पड़ेगा इसके लिए, उसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। E इज इक्वल टू माइनस dV/dr था। इनसाइड द कंडक्टर E इज जीरो, दैट इंप्लाइज माइनस dV/dr जीरो। अगर कंडक्टर के अंदर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो dV/dr जीरो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यदि रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाती है, डेरिवेटिव जीरो हो जाए, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, दैट मीन्स दैट इज कांस्टेंट क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी प्यारे बच्चों? वो कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है छोटी क्लासेस से, यदि किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है तो वो चीज़ कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे v का डेरिवेटिव जीरो है, दैट मीन्स v इज कांस्टेंट।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कंडक्टर के अंदर वो ज़ीरो नहीं है, उसकी वैल्यू है कुछ, और वो वैल्यू क्या रहेगी बेटे, कांस्टेंट रहेगी। तो इस बिंदु पे चाहे इस बिंदु पे चाहे इस बिंदु पे किसी भी बिंदु पे बात कीजिए, सभी पे क्या मिलेगा, सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा मिलेगा। और वैल्यू होगी कितनी उसकी, व्हाट्स द वैल्यू, जितनी सरफेस पे वैल्यू होगी ना बच्चों, जितनी सरफेस पे होगी उतनी ही क्या मिलेगी बेटे, इसके अंदर वैल्यू मिलेगी। और सरफेस पे जितने पॉइंट्स होते हैं उन सभी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा मिलता है। तो इसलिए कंडक्टर का जो सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। कैसा काम करेगा प्यारे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सरफेस के ऊपर वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the surface of conductor, हमेशा सरफेस के कंडक्टर के नॉर्मल आएगा, परपेंडिकुलर होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मान लेते हैं कोई और एंगल बना होता, सपोज दिस इज आर्बिट्रेरी कंडक्टर, कैसी भी शेप का, मान लो आपने चार्ज इसको दे दिया पॉजिटिव, और वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा, इसके सरफेस पे। अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे सरफेस पे इस बिंदु पे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ने 90 का एंगल बनाने की बजाय कुछ यूं एंगल बना लिया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पे इस बिंदु पे आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट लाइन खींचिए, ये खींच दी जो सरफेस को टच करके जा रही है, और एक इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर यूं खींच दी। और सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो यहाँ पे टेंजेंट है सरफेस के उसके साथ थीटा एंगल बना लिया। कितना बना लिया मेरे बच्चों, थीटा। थीटा इज द एंगल फाउंड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ओके। और जितना टेंजेंट के साथ एंगल बनाया हुआ है वही हमारे पास यहाँ पे कह सकते हैं कि इसने सरफेस के साथ एंगल बनाया हुआ है। तो अब इस ई को रिजोल्व कर सकते हैं। अगर ई को रिजोल्व करें तो इस साइड के साथ इसने थीटा एंगल बना लिया, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों, ई कोस थीटा। इसके बिल्कुल नॉर्मल ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। अब सरफेस पे सपोज यहाँ कोई चार्ज होता, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज में फोर्स जरूर लगाता, क्योंकि जब भी चार्ज हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो फोर्स हमेशा लगता है। और फोर्स की वैल्यू क्या थी, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे सपोज क्यू चार्ज रखा हुआ है मेटल के सरफेस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्यू ई कोस थीटा। अगर इतना फोर्स लगता है तो सिंपल सी बात है इस चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो सिंपल सी बात है, अगर ये पहले रेस्ट पे था तो अब किस में आएगा, मोशन में। बट खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज जहाँ पे रख दिया जाता है चार्ज वहीं रहता हमेशा, मूव नहीं करता। ये मूव नहीं करता तो ये बात हमारी गलत होगी। फिर क्या, चार्ज यहाँ था वो मूव नहीं कर रहा, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस पर फोर्स जिसकी वजह से उसको मूव करना चाहिए। तो ये दोनों बातें तो अपोजिट होगी। अब किसकी माने, प्रैक्टिकली भी ये पाया गया है चार्ज मूव नहीं करता, तो दैट मीन्स इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा हुआ, फोर्स नहीं लगा हुआ। फोर्स नहीं लगा हुआ तो क्यू ई कोस थीटा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। क्यू इज नॉट जीरो, ई इज नॉट जीरो, दैट इंप्लाइज कोस थीटा को जीरो होना पड़ेगा भाई। कोस थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो मीन्स थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा कितना होगा, 90। थीटा 90 होने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो एंगल ये बना रहा था और ये 90 डिग्री है, तो ये ऐसे होगा। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस तरीके से कि एंगल 90 डिग्री मिल जाए। और अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो ये सरफेस के साथ देखना कितना एंगल बनाया हुआ इसने, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का बनाया हुआ, तो हम यही तो बात कहना चाहते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता वो वहीं पे मिलेगा। ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर दैट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
डायरेक्शन तो पता कर ली, सरफेस के नॉर्मल है, और सरफेस के नॉर्मल है तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, सरफेस पे यदि इस जगह के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो बेटे यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर मे नॉट बी यूनिफॉर्म। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा वो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है बेटा। ये हमारे पास क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी। मीन्स हो सकता है कि इस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा हो सकता है इस जगह पे कम मिले, यहाँ पे अलग मिले, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, इस तरीके से। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी एक जैसी मिले, दैट मे बी वेरिएबल, वो वेरिएबल हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि लोकल चार्ज डेंसिटी जो है, लोकल चार्ज डेंसिटी मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसलिए जो लोकल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है उसकी वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर सकती है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती है। तो ये था प्यारे बच्चों हमारे पास कंडक्टर की प्रॉपर्टीज जो कि हमने डिस्कस की, 6 प्रॉपर्टीज यहाँ पे, और ये सारे की सारी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्यारे बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? शील्ड का मतलब होता है बेटे टू प्रोटेक्ट, मीन्स बचाना, प्रोटेक्ट करना किसी जगह को या किसी चीज को, दैट इज इन साइंस लैंग्वेज इज सेड टू बी शील्डिंग। तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मीन्स टू प्रोटेक्ट या टू शेव, बचाना। यदि आप स्पेस में किसी जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, तो उस जगह को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। द प्रोसेस और द फिनोमेना टू प्रोटेक्ट रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। सपोज जिस कमरे में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें चाहते हैं कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, तो हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इसको प्रोटेक्ट करने की जो प्रोसेस होगी उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का नाम दिया जाएगा। ऐसा कैसे कर सकते हो आप? सपोज ये वो हिस्सा है, ये वो रीजन है जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसको मेटल से कवर कर दें 3 डायमेंशन में, कंडक्टिंग लेयर इसके ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है जी, मेटल से इसको पूरी तरीके से कवर अप कर दीजिए, यूं एक लेयर चढ़ा दें इसके ऊपर मेटल की बनी हुई, तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो यही प्रोसेस क्या बोली जाएगी बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं भाई, कैसे? ये लो, क्योंकि जब इस पे मेटल से कवरिंग की जाएगी तो बात आगे अंदर की, अंदर कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो जब इसको मेटल से कवर अप कर देंगे तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी, तो वो आ नहीं पाएगा, और ये हिस्सा जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते थे वो बच गया है जी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जा सकती है। और जो मेटल लेयर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है उन मेटालिक लेयर्स को स्पेशली नाम दिया जाता है फैराडे केजेस। केज मीन्स पिंजरा। वो मेटालिक कवरिंग जो यूज की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी रीजन को, उनको क्या नाम दिया जाता है बच्चों? फैराडे केजेस का नाम दिया जाता है। फैराडे केज, फैराडे के पिंजरे उनको बोलते होते हैं। एक स्टेटमेंट दी जाती है कि जब बारिश हो रही हो,
रेनिंग अगर है, बारिश होती है, तो उस समय यदि गाड़ी के अंदर आप बैठे तो गाड़ी में ही बैठे रहिए, बाहर मत निकलिए। वो इसी प्रिंसिपल पे काम करती है वो बात। कैसे? क्योंकि गाड़ी जो है उसका बाहर की जो कवरिंग हो मेटल की होती है बेटे, वो मेटल की होती है। तो जब मान लिया थंडरिंग हो गई, बिजली गिर गई, ठीक, क्योंकि जब बारिश होती है तो क्लाउड्स जो हैं उनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से चार्ज पैदा हो जाता है, और वो सारा का सारा चार्ज धरती में जाने की कोशिश करता है, जिसी को सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम, बिजली गिरना बोलते हैं, थंडरिंग या लाइटनिंग जो भी है। तो गाड़ी के अंदर अगर है तो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहिए। क्यों? जैसे सपोज ये गाड़ी है, आप यहाँ बैठे हुए, अगर मान लिया थंडरिंग हो गई, बिजली गिर भी गई इससे, तो वो सारा का सारा जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, और टायर्स के थ्रू, क्योंकि टायर थोड़े कंडक्टिंग मटेरियल के आजकल बनाए जाने लगे, तो वो क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा चार्ज, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ पाएगा। आप सेफ हैं तो सेफ रहेंगे। पेड़ के नीचे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब एक दो छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, वो ये, हमारे जो आसपास इलाकों में एक बड़ी कहावत प्रचलित होती है कि जो सबसे बड़ा लड़का होता है घर में, उस पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़ा लड़का, ठीक, वो कहते हैं कि जो होगा बड़ा बच्चा जो होता है सबसे पहला, उस पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता बेटे, ठीक, क्योंकि एक्चुअल में जो चार्ज पैदा होता है क्लाउड्स के अंदर, उसको धरती के अंदर जाना है, तो वो ईजी पाथ जो होगा उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। अब जैसे एक खंबा ये है और एक खंबा ये, दोनों मेटल के बने हुए, तो जो बिजली गिरेगी वो इस खंबे के थ्रू जाने की कोशिश करेगी। अगर ये ना होता तो फिर इसके थ्रू जाने की कोशिश करती, क्योंकि इस पे इसलिए गिरी पहले क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा थी, तो इजीली वो चली गई, उसका पाथ जो है वो ईजी हो गया। यहाँ पे गिरेगी तो ये पाथ जो था ये थोड़ा सा, और उसको डिफ़िकल्टी यहाँ पे फेस करनी पड़ती। अब वही बात है, जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी, जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, उस पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो बड़ा होगा कद में, दैट इन हाइट, उस पर ज़्यादा चांस रहेंगे। जो एज के अंदर बड़ा है उस पर नहीं बेटे, जो कद में बड़ा है, जो हाइट में बड़ा होता है। तो इसलिए इस मिथ्या को, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो हाइट में बड़ा बच्चा होगा और बारिश हो रही हो तो उस पर बिजली गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये बोलते हैं कि सांप के ऊपर बिजली जल्दी गिरती है, ऐसा कुछ नहीं होता। सांप तो ग्राउंड पे यूँ फ्लैट होता है ऐसे, उस पर तो सबसे बाद में गिरी। हाँ, बाई चांस सांप ऐसे अगर खड़ा हो तो फिर हो सकता है कि उसके ऊपर गिर जाए। तो ये था बच्चों हमारे पास कंसेप्ट कंडक्टर्स और कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। इसके बाद आता है जी कैपेसिटेंस क्या होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, वंस अगेन, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।